इंडिया ब्लॉक के बारे में राजनीति की समझ रखने वाले अधिकतर व्यक्तियों के अनुमान सही साबित हुए। गठबंधन की पहली बैठक के बाद से ही उसके भविष्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वो शब्दशः धरती पर उतरता दिखाई दे रहा है। वास्तव में इंडिया नाम से विपक्ष ने जो गठबंधन तैयार किया था उसमें चूंकि वैचारिक सामता नहीं है, इसलिए इसकी एकजुटता शुरू से ही संदिग्ध रही है। उससे जुड़े दल मोदी विरोध पर तो एकमत हैं, किंतु आपसी विश्वास नजर नहीं आने से कभी एक कदम आगे तो कभी दो कदम पीछे वाली स्थिति में है। सीट बंटवारे का जैसे ही समय नजदीक आता दिखाई दे रहा है, वैसे ही गठबंधन तिनकों की तरह बिखरता जा रहा है। कैसे हैं आप? मैं हूं सचिन चतुर्वेदी और आज मैं बुंदेलखंड न्यूज के लाइव शो डेली डोज ऑफ द डे के इस एपिसोड में लेकर आया हूं इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में मेरा अनुमान। क्योंकि यह गठबंधन अपनी स्थापना के साथ ही विवादों में घिर गया था, वैचारिक साम्यता भी नहीं थी, तो उस पर भी किसी एक नेता के पीछे ना चलने की आदत ने इस गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और आज यही बात बताने के लिए मैं डेली डोज ऑफ द डे के इस विश्लेषण में आपके सामने लेकर आया हूं फिलहाल देश की राजनीति में चल रहा सबसे करंट टॉपिक। क्योंकि आपको तो पता है कि हम डेली डोज ऑफ द डे में रोज किसी ना किसी खास करंट टॉपिक का ही विश्लेषण आपके लिए करते हैं और हमारे लाइव शो को आप खूब पसंद कर रहे हैं। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। बुंदेलखंड न्यूज के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेली डोज ऑफ द डे में आज का ये विश्लेषण। भारतीय राजनीति का इतिहास खंगाले तो पिछले 75 वर्षों में न जाने कितने गठबंधन बने और बिखरे और फिर से बने। चूंकि विपक्ष की नियति टूटने की है, लिहाजा बार बार गठबंधन करना पड़ता है। यह नियति जनता पार्टी के दौर में भी सपनी दिखी है, पर यहां कुछ अधिक देखने को मिल रही है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से हर बीतते वर्ष के साथ विपक्ष की राजनीति की कांति लगातार प्रभावहीन होती रही है। मोदी सरकार के 9 वर्षों के कामकाज के बाद विपक्ष ने बड़ा साहस और शक्ति जुटाकर इस गठबंधन का गठन किया था। गठबंधन के बाद विपक्ष ने मीडिया और प्रचार तंत्र के माध्यमों से ऐसा वातावरण और संदेश देने का काम किया था कि इस गठबंधन के सामने भाजपा के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन टिक नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के समय से ही जिस तरह की चालाकी और व्यवहार गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता एक दूसरे के साथ कर रहे थे, उससे ऐसा प्रतीत हो गया था कि इस गठबंधन की आयु लंबी नहीं होगी। यह इतनी छोटी होगी कि गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। विपक्षी गठबंधन अपने अस्तित्व के लगभग 7 माह के दौरान चाय नाश्ते पर बैठकें तो कर सका, लेकिन सीटों के बंटवारे, सचिवालय, संयोजक, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, साझा नारों, झंडों आदि पर सहमत नहीं कर सका है। पश्चिम बंगाल के अलावा पंजाब भी अब अलगाव की राह पर है और रही सही कसर बिहार में पूरी हो गई है। नीतीश कुमार का इस गठबंधन से अलग होना विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे भाजपा को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने से रोका जाए। और तमाम सर्वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ऐसी स्थिति में मोदी का मुकाबला कैसे होगा, यह आज का सबसे अहम प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणा की है कि वे अकेले ही सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ममता और भगवंत मान दोनों ही अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आश्चर्य यह है कि बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अभद्र भाषा का हमेशा इस्तेमाल करते रहे। और बड़ी बात यह है कि वो कोई छुटभइये नेता नहीं है, बल्कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। वह ममता बनर्जी को अवसरवादी नेता करार देते रहे और बार बार बयान देते रहे कि ममता कांग्रेस की कृपा और मदद से ही पहली बार सत्ता में आई थी। कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसे में ममता गठबंधन की भीतरी राजनीति से भी निराश और आक्रोशित है। उनके प्रत्येक प्रस्ताव को खारिज किया गया। गठबंधन में वाम मोर्चे के नेताओं का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है और वे हर एक बैठक को हैक करते रहे हैं। ममता का आरोप है कि राज्य में कांग्रेस की रैलियां की जा रही हैं, उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की न तो उन्हें जानकारी दी गई और ना ही कोई आमंत्रण मिला। बंगाल में न्याय यात्रा और राहुल गांधी के जो पोस्टर लगाए गए थे, ममता की घोषणा के बाद उन्हें फाड़ना भी शुरू कर दिया गया।
दोनों दलों के बीच विषैला अलगाव अब इस सीमा तक पहुंच चुका है कि अंततः ममता को फैसला करना पड़ा कि उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी का नरम रुख जताया। उन्होंने कहा कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 43% से ज्यादा वोट हासिल कर उसके 22 उम्मीदवार जीते थे, जबकि कांग्रेस के 5.5% वोट के साथ मात्र 2 उम्मीदवार संसद तक पहुंच पाए थे। वाम मोर्चे को वहीं करीब 7.5% वोट मिले थे, लेकिन सांसद के तौर पर उनका खाता शून्य था। भाजपा को 40% से ज्यादा वोट मिले थे और बंगाल में उसके पहली बार 18 सांसद चुने गए थे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की सीटों पर किसी से कोई समझौता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए करीब 40 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर लिए। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटें जीती थी, जबकि 2017 में उसके 20 उम्मीदवार जीते थे। और अब बिहार में इस इंडिया महागठबंधन में आई सबसे बड़ी दरार ने पहले के सभी राजनीतिक कयासों पर मोहर लगा दी है। जानकार कहते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जैसे बिहार में जेडीयू के साथ बढ़ी, और तब इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस से पंजाब सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। इस तरह यूपी में बीएसपी इंडिया गठबंधन से बाहर है। हालांकि 2019 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीएसपी के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं होने से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि तब सपा सिर्फ 5 और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। बीएसपी के अलग लड़ने से बड़ा वोट बैंक बिखर जाएगा और विपक्षी एकता को झटका लगेगा। यही बीजेपी और एनडीए के कर्ता धर्ता चाहते भी हैं। उधर झारखंड में भी सीटों के बंटवारे पर राय नहीं बन पा रही है। राज्य में कुल 14 सीटें हैं और कांग्रेस 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 7 सीटें मांग रही है। आरजेडी और लेफ्ट ने भी 2-2 सीटें दिए जाने की मांग उठाई है, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 9 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और जब चुनाव नतीजे आए तो उसमें बीजेपी ने 11, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने 1-1 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब बात महाराष्ट्र की ना करें तो यह राजनीतिक चर्चा अधूरी रह जाएगी। अब महाराष्ट्र में शरद पवार खेमे पर भी सबकी निगाह टिकी है। पवार के भी एनडीए में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले साल एनसीपी से बगावत करने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और अपने चाचा शरद पवार को मनाने में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि पवार से सकारात्मक बातचीत फिर से आगे बढ़ सकती है। ऐसे में लगता है कि इंडिया ब्लॉक के बाकी घटक ये जान गए हैं कि कांग्रेस नीति और नेतृत्व की दृष्टि से खस्ता हाल है। ऐसे में वे उसके साथ डूबने की बजाय खुद का बचाव करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त चारों ओर से मार पड़ रही है, पर वो सबसे पुरानी पार्टी का तमगा लेकर घूम रही है। देश में सबसे ज्यादा शासन भी कर चुकी है। ऐसे में वो रोना भी चाहे तो कैसे रोए और किसके सामने रोए। लगता है इस बात की चिंता राहुल गांधी को छोड़कर सबको खाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त ज्यादा जवाब देने की स्थिति में बची नहीं है। लगातार जनरल व असेंबली इलेक्शंस में उसके गिरते प्रदर्शन ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को भी कमजोर कर दिया है। अब उसके पास शांत रहकर समझौता करने के अलावा कोई और विकल्प बचा भी दिखाई नहीं दे रहा। उधर कांग्रेसियों को भी लगता है कि पूरी कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान नेता है। फिर चाहे राहुल गांधी स्टोव में कोयला डालने जैसे बयानों से पूरी कांग्रेस को ना चाहते हुए भी दलदल में डुबाते जा रहे हो, तो क्या होगा इंडिया गठबंधन का, यह आने वाले कुछ वक्त में ही क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा आज का यह विश्लेषण? डेली डोज ऑफ द डे के अगले एपिसोड में हम फिर से किसी खास खबर पर आपकी जानकारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पर तब तक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी समीक्षा और सुझाव हमारे लिए बेहद जरूरी है। और तब तक देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज। नमस्कार।